नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आज हम आप सभी के समक्ष तकनीक जगत की हर छोटी बड़ी खबर लेकर प्रस्तुत है। साथियों, जैसे कि आप जानते ही हो, टेक्निकल क्लासेस पर स्पेशल सैटरडे के दिन आपको तकनीक जगत की हर छोटी बड़ी हलचल जानने का मौका मिलता है। बस फिर आप हमारे इस रंगीले प्रांगण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और अपने तकनीकी ज्ञान को बढ़ाते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। साथियों, इस वीडियो के प्रति अपने महत्वपूर्ण सवाल सुझाव हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। You are watching Technical Classes YouTube channel. Today, on the day of special Saturday, you will get to know every small and big news of the tech world. Just keep watching this YouTube channel. Smartphone exports in the country increased by 83%. Samsung and iPhone led देश में स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट 83% बढ़ा। सैमसंग और आईफोन आगे रहे। हिंदी न्यूज। टेक ऑटो। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स इन द कंट्री इंक्रीज्ड बाय 83%, सैमसंग एंड आईफोन लेड। नई दिल्ली 13 घंटे पहले। कॉपी लिंक। चीन और वियतनाम दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचने वाले माने जाते हैं। इन्हें ही मैन्युफैक्चरिंग का हब माना जाता है, लेकिन यह स्थिति अब बदलती हुई दिख रही है। दरअसल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान देश से स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट 83% की उछाल के साथ इस साल यह आंकड़ा 5.6 अरब डॉलर यानी 42,000 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है, जबकि पिछले साल देश से 23,000 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए गए थे। इसके पीछे की वजह सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम बताई जा रही है। भारत में बने स्मार्टफोन दुनिया के कई विकसित देशों को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। PLI का सबसे ज्यादा फायदा एप्पल और सैमसंग को, इस स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल और दक्षिण कोरिया की सैमसंग को हुआ है। इसके साथ ही चीन और वियतनाम के साथ भारत भी दुनिया में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बनकर उभरा है। 4 साल पहले यानी 2017-18 में देश से स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट महज 1,300 करोड़ रुपए का था। 2018-19 में यह बढ़कर 11,200 करोड़ रुपए पहुंचा और फिर 2019-2020 में 27,200 करोड़ रुपए हो गया। एप्पल का एक्सपोर्ट 12,000 करोड़ रुपए का होगा। भारत से एक्सपोर्ट होने वाले स्मार्टफोन में एप्पल और सैमसंग की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। माना जा रहा है कि एप्पल का एक्सपोर्ट बढ़कर 12,000 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। इनमें आईफोन से आईफोन 11 और आईफोन 12 जैसे मॉडल्स का अहम योगदान है। इसी तरह सैमसंग का एक्सपोर्ट अब भी बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। प्रोडक्शन और सप्लाई देश से स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट पर असर पड़ा। कोरोना महामारी की वजह से प्रोडक्शन और सप्लाई से जुड़ी मुश्किलें के कारण देश से स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ था। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 23,000 करोड़ रुपए रहा था। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इस समय कई तरह की मुश्किलों से जूझ रहा है। इनमें सेमीकंडक्टर चिप की कमी शामिल है। साथ ही लॉकडाउन और दूसरी कई तरह की पाबंदियों के कारण भी मार्केट प्रभावित हुआ है। ऐसी स्थिति में भारत से स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट में तेजी को एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। स्मार्टफोन के कई अहम कंपोनेंट्स की सप्लाई चीन से होती है, लेकिन भारत और चीन के संबंध हाल में अच्छे नहीं रहे हैं। यही वजह है कि चीन से कई कंपोनेंट्स की सप्लाई बंद है या बहुत धीमी है। इंडस्ट्री से जुड़ी संस्था इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) के चेयरमैन पंकज महेंद्रू ने कहा कि कोरोना का 3 लहरों, वर्कफोर्स में कमी, लॉकडाउन और सप्लाई चेन में सबसे खराब संकट के बावजूद स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट में शानदार तेजी दिख रही है। दक्षिण एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में एक्सपोर्ट हो रहे फोन ICEA ने कहा कि पहले भारत से दक्षिण एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप को स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट होता था, लेकिन अब भारत के स्मार्टफोन दुनिया के कई विकसित देशों को भेजे जा रहे हैं। महेंद्रू ने कहा कि कंपनियां अब यूरोप और एशिया के सबसे कॉम्पिटिटिव और एडवांस्ड मार्केट्स को टारगेट कर रहे हैं। इन मार्केट्स में सबसे हाई क्वालिटी की डिमांड है और भारत में स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस पर खरा उतर रहे हैं। क्या है PLI स्कीम?
इसके तहत केंद्र सरकार एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है और कंपनियों को भारत में बने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने की अनुमति देगा। PLI स्कीम का टारगेट कॉम्पिटिटिव माहौल बनाने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करना है। रशियन रेगुलेटर ब्लॉक्स गूगल न्यूज साइट्स। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रूस ने गूगल न्यूज को ब्लॉक किया। इसके पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी बैन लगा चुका है। नई दिल्ली 2 दिन पहले। कॉपी लिंक। यूक्रेन से चल रही जंग के बीच रूस ने यूक्रेन युद्ध को लेकर फेक न्यूज फैलाने के आरोप में देश में गूगल न्यूज सर्विस को बैन कर दिया है। रूस का यह कदम गूगल के उस कदम का जवाब माना जा रहा है जिसमें गूगल ने ऐप्स और यूट्यूब के लिए रूस में अपने एडवर्टाइजिंग बिजनेस को बंद कर दिया था। दरअसल गूगल न्यूज के खिलाफ यह कार्रवाई रूस के संचार नियामक ने की है। अल जज़ीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि उनके द्वारा अल्फाबेट इंक के गूगल की समाचार एग्रीगेटर सेवा को ब्लॉक किया जा रहा है। नियामक ने आरोप लगाया है कि गूगल यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियान के बारे में झूठी खबरें बता रहा है। गूगल ने दी जानकारी। गूगल ने अपने एक बयान में बताया कि कुछ लोगों को रूस में गूगल न्यूज ऐप और वेबसाइट तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है और यह हमारी ओर से किसी टेक्निकल खामी की वजह से नहीं है। हमने रूस के लोगों को समाचार देने के लिए कड़ी मेहनत की है। गूगल रूस में सभी ऑनलाइन विज्ञापनों की बिक्री बंद की। रूस ने यह कदम तब उठाया जब गूगल ने हाल ही में कहा कि वह ऐप्स और यूट्यूब चैनलों को ऐसी कंटेंट के साथ विज्ञापन बेचने में मदद नहीं करेगा जो यूक्रेन में संघर्ष का फायदा उठाने या उसकी निंदा करने वाली समझी जाती हैं। इसके अलावा गूगल ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि वह रूस में सभी ऑनलाइन विज्ञापनों की बिक्री बंद कर देगी। गूगल रूस में अपनी सर्विस को बंद करने की तैयारी में। कुछ रिपोर्ट्स से पता चला है कि गूगल रूस में अपनी सर्विस को बंद करने की तैयारी में भी था। हालांकि गूगल ने इसको लेकर ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, लेकिन गूगल अपने कर्मचारियों को रूस से निकाल रहा था। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि गूगल को डर सता रहा था कि इसे रूसी सरकार बैन कर सकती है। इस वजह से ये पहले से इसकी तैयारी कर रहा था। रूस ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को चरमपंथी कहा। इससे पहले रूस ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को चरमपंथी संगठन करार देते हुए इस पर बैन लगा दिया था। रूस की एक अदालत ने चरमपंथी एक्टिविटी को लेकर 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने के लिए पर सहमति जताई थी। हालांकि मेटा की व्हाट्सएप मैसेंजर सेवा को बैन नहीं किया गया था। निसान मैग्नाइट SUV reaches 50,000 यूनिट माइलस्टोन, सोल्ड ओवर 15 मार्केट्स ग्लोबली। डिमांड के चलते कंपनी ने 50,000 यूनिट बेची। कम कीमत के चलते से काइगर, ब्रेजा, नेक्सन से मुकाबला। हिंदी न्यूज। टेक ऑटो। निसान मैग्नाइट SUV reaches 50,000 यूनिट माइलस्टोन, सोल्ड ओवर 15 मार्केट्स ग्लोबली। नई दिल्ली 3 दिन पहले। कॉपी लिंक। बिग बोल्ड ब्यूटीफुल BBB यानी निसान मैग्नाइट। दिसंबर 2020 में इस SUV को महज 4.99 लाख रुपए में लॉन्च किया गया था। देखते ही देखते ये कार भारतीय बाजार में सुपरहिट हो गई। अब इसे दुनिया भर के 15 देशों में बेचा जा रहा है। ये 50,000 यूनिट बिकने का माइलस्टोन तैयार कर चुकी है। अब मैग्नाइट की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपए हो चुकी है। इसमें 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 72 अश्वशक्ति पावर वाला 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन दिया है। दूसरा 100 अश्वशक्ति पावर वाला 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है। कार को 5 स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स में खरीद सकते हैं। भारतीय बाजार की पॉपुलर SUV। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला रेनो काइगर, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, टाटा नेक्सन, किया सोनेट, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा XUV 300 और टोयोटा अर्बन क्रूजर से होता है। इन सभी SUV की तुलना में निसान मैग्नाइट की कीमत काफी कम है। इसी वजह से इस कार को बाजार में पसंद किया जा रहा है। इसकी डिमांड बढ़ रही है। निसान मैग्नाइट को क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग मिली। क्रैश टेस्ट के दौरान मैग्नाइट को एडल्ट प्रोटेक्शन टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग मिली। इसे टेस्ट के दौरान 17 में से 11.85 पॉइंट मिले। दूसरी तरफ चाइल्ड प्रोटेक्शन टेस्ट में
से 2 स्टार रेटिंग ही मिली। इसे टेस्ट के दौरान 49 में से 24.88 पॉइंट मिले, यानी चाइल्ड सेफ्टी क्रैश टेस्ट के दौरान ये फेल रही। मैग्नाइट के टॉप वर्जन में व्हीकल डायनेमिक्स कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल स्टॉर्ट असिस्ट जैसे फीचर्स दिए हैं। इसमें पीछे की तरफ आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट भी है। EBD के साथ ABS, डुअल एयरबैग्स और रियर पार्किंग सेंसर्स दिए हैं। इसमें 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। तंग एरिया में पार्किंग के दौरान ये काफी काम आएगा। पवन मुंजाल नेटवर्थ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंडक्ट्स रेड्स एट हीरो मोटोकॉर्प। चेयरमैन पवन मुंजाल्स रेजिडेंस एंड ऑफिस। कंपनी के चेयरमैन पवन मुंजाल के घर ऑफिस पर छापेमारी। खबर सामने आने पर शेयर 2% तक गिरे। हिंदी न्यूज बिजनेस। पवन मुंजाल नेटवर्थ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंडक्ट्स रेड्स एट हीरो मोटोकॉर्प। चेयरमैन पवन मुंजाल्स रेजिडेंस एंड ऑफिस, नई दिल्ली 3 दिन पहले। कॉपी लिंक वीडियो। हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर MD पवन मुंजाल के घर और ऑफिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज सुबह रेड की है। बताया जा रहा है कि उनके घर और गुड़गांव स्थित ऑफिस पर सुबह से ही सर्चिंग चल रही है। मुंजाल के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपने अकाउंट में बोगस खर्च दिखाए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसी को लेकर छापेमारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक एक टीम को जो संदेहजनक खर्च मिले हैं, उसमें कुछ इन हाउस कंपनियों के भी हैं। लगातार गिर रहे कंपनी के शेयर। छापेमारी की बात सामने आने के बाद कंपनी के शेयर 2% तक गिर चुके हैं। बीते एक हफ्ते में हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में 1% की गिरावट आई है। एक महीने में शेयर 11% टूटा है। इस साल में अभी तक शेयर्स ने 4% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इसके अलावा मार्च 2021 के मुकाबले मार्च 2022 तक शेयर में 23% की गिरावट आ चुकी है। पवन मुंजाल की नेटवर्थ। मुंजाल के 3 बच्चे वसुधा, अनुव्रत और सुप्रिया हैं। फोर्ब्स के मुताबिक 68 साल के पवन मुंजाल की नेटवर्थ $3.2 बिलियन, करीब 24.39 हजार करोड़ रुपए है। मुंजाल 2021 में देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में 54वें नंबर पर थे। वहीं 2021 बिलियनियर्स की लिस्ट में 665 नंबर पर रहे थे। मुंजाल के 3 बच्चे वसुधा मुंजाल, अनुव्रत मुंजाल और सुप्रिया मुंजाल हैं। 40 से ज्यादा देशों में कंपनी का कारोबार। हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यह 40 से ज्यादा देशों में अपना कारोबार करती है। कंपनी के पास ग्लोबल बेंचमार्क वाले 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। इनमें से 6 भारत में हैं। कोलंबिया और बांग्लादेश में 1-1 प्लांट हैं। भारतीय के 2 व्हीलर सेगमेंट में 50% से ज्यादा मार्केट शेयर हीरो मोटोकॉर्प के पास है। कंपनी इलेक्ट्रिक कार पर भी कर रही काम। हीरो मोटोकॉर्प कनेक्टेड, ऑटोनॉमस और शेयर्ड कमर्शियल प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक कार भी शामिल है। कंपनी ने एक हाई यूटिलिटी मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का प्रोटोटाइप भी तैयार किया है, जिसे यूजर की आवश्यकता अनुसार इंटेलिजेंट तरीके से एक 2 व्हीलर में भी बदला जा सकता है। कंपनी इस व्हीकल का डिस्प्ले कर चुकी है। इसे पर्सनल और कमर्शियल दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकेगा। Oppo के 10 with Snapdragon 680, Oppo Enco Air 2 TWS earphones launched in India. Price, स्पेसिफिकेशंस। इसमें 50 MP का कैमरा और की दमदार बैटरी मिलेगी। कीमत 14,990 रुपए से शुरू। हिंदी न्यूज। टेक ऑटो। Oppo के 10 with Snapdragon 680, Oppo Enco Air 2 TWS earphones launched in India. प्राइस, स्पेसिफिकेशंस। नई दिल्ली 3 दिन पहले। कॉपी लिंक। Oppo के 10 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। रीस पोर्टफोलियो में यह कंपनी का नया फोन है। इसमें स्नैपड्रैगन 680 SoC प्रोसेसर मिलता है, जिसे 8 GB रैम के साथ जोड़ा गया है। हैंडसेट में 6.59 इंच का डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। Oppo के 10 में की बैटरी मिलती है, जो 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। भारत में Oppo के 10 की कीमत। भारत में Oppo के 10 की कीमत 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज मॉडल के लिए 14,990 रुपए से शुरू होती है। वहीं स्मार्टफोन के 8 GB 128 GB स्टोरेज
वेरिएंट 16,990 रुपए में मिलता है। इसे ब्लैक कार्बन और ब्लू फ्लेम कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं। ओप्पो K10 की बिक्री 29 मार्च से शुरू होगी। इसे फ्लिपकार्ट और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर से खरीदने के लिए होगा। कंपनी पहले दिन एक्सक्लूसिव लॉन्च ऑफर दे रही है, जिसमें फ्लैट डिस्काउंट भी शामिल है। SBI बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एमी ट्रांजैक्शन पर 2000 का डिस्काउंट ऑफर्स दे रही है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक क्रेडिट कार्ड एमी ट्रांजैक्शन पर 1000 की छूट ले सकते हैं। ओप्पो K10 स्पेसिफिकेशंस। ओप्पो K10 स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 पर चलता है। हैंडसेट में 6.59 इंच का फुल HD जोड़ 1080x2412 पिक्सल डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। ओप्पो K10 में स्नैपड्रैगन 680 SoC मिलता है, जिसे 8 GB रैम के साथ जोड़ा गया है। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का बोके कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। कंपनी के मुताबिक इसमें लो लाइट फोटोग्राफी के लिए नाइट स्केप मोड है। ओप्पो K10 भी 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ आता है। फोन में 128 GB की इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है, जिसे डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। हैंडसेट स्टीरियो स्पीकर से लैस है। कनेक्टिविटी ऑप्शन में वाईफाई, 4G LTE, ब्लूटूथ V5 और 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक शामिल हैं। इसे धूल और पानी से बचाने के लिए IP54 रेटिंग मिलती है। हैंडसेट में 500 की बैटरी है, जो USB Type-C पर 33W सुपरवूक चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी के मुताबिक ओप्पो K10 का डायमेंशन 164, 4x75, 7x8.4 मिलीमीटर और वजन 189 ग्राम है। EU approves controversial new DMA law putting clamps on big tech। यूरोपियन यूनियन डिजिटल मार्केट एक्ट लाएगा, कई बार नियम तोड़ने पर जुर्माना बढ़ेगा। नई दिल्ली 15 घंटे पहले। कॉपी लिंक। यूरोपीय यूनियन ने फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी टेक कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए एक नए कानून का अंतिम मसौदा तैयार कर लिया है। इसके जरिए बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर एक्टिव क्रिमिनल एक्टिविटी पर बैन लगाने, यूजर्स के डेटा को अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल करने जैसी चीजों पर रोक लगेगी। साथ जो टेक कंपनियां इस कानून को तोड़ेंगी उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो उनकी कमाई के मुताबिक होगा। जुर्माना लगाने के बाद भी कंपनी ऐसा करती है तो उन पर यह जुर्माना बढ़ता जाएगा। छोटे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म कंपनियों को भी प्राथमिकता मिलेगी। यूरोपीय संघ ने टेक दुनिया में कंपटीशन पर बैलेंस बनाने के लिए एक नया कानून पेश किया है। इसका नाम डिजिटल मार्केट एक्ट DMA रखा है। इसका उद्देश्य बड़ी टेक्नोलॉजी पर लगाम लगाना और छोटे फर्मों को उनके साथ कंपटीशन करने की अनुमति देना है। एक्ट व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और iMessage जैसे मैसेजिंग ऐप की इंटरऑपरेबिलिटी पर फोकस करता है। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि बड़ी कंपनियों को छोटे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ तालमेल बनाकर काम करना होगा। इससे यूजर्स को संदेश भेजने के लिए ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। यूजर्स फ्री होकर अपने ब्राउज़र, सर्च इंजन को सिलेक्ट कर पाएंगे। 45,000 एक्टिव यूजर्स वाले ऐप को गेटकीपर माना जाएगा। इस कानून से यूरोपीय यूनियन गेटकीपर मानी जाने वाली कंपनियों पर नए दायित्वों को लागू करेगा। इसमें कम से कम $82 बिलियन, करीब 6 लाख करोड़ से ज्यादा के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली फर्मों, कम से कम 45,000 एक्टिव यूजर्स वाले ऐप या सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। इसमें अभी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजन और एप्पल जैसी फेमस टेक कंपनियां शामिल हैं। नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना 20% तक का होगा। यदि गेटकीपर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें उनके पिछले साल में किए कारोबार का लगभग 10% तक और बार बार नियमों को तोड़ने के मामले में उन पर यह जुर्माना 20% तक का होगा। यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर मार्गरेट वेस्टेगर ने बताया, इस नए कानून का उद्देश्य टेक्नोलॉजी क्षेत्र के बिजनेस को पारदर्शी बनाना है। अभी तक टेक कंपनियों पर जुर्माने से कोई फर्क नहीं पड़ा। DMA को लेकर यूरोपीय यूनियन पिछले 1 दशक से लड़ रहा है।
इस कानून से अमेजन जो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले थर्ड पार्टी के सेलर्स पर बेनिफिट के लिए अपने एनालिटिक्स का इस्तेमाल करता है, उसे रोकने में मदद मिलेगी। हालांकि यह कुछ ही कंपनियों को चिंतित कर सकता है। अक्सर इस तरह के जुर्माने टेक कंपनियों के बहुत छोटे होते हैं। उदाहरण के लिए एप्पल के ऐप स्टोर पर जब नीदरलैंड में थर्ड पार्टी का डेटा गलत इस्तेमाल करने के लिए फाइन लगाया गया तो उसने अपने प्लेटफॉर्म में कोई भी बदलाव करने के बजाय $5.5 मिलियन वीकली जुर्माना देना चुना। एक्ट यूरोपीय यूनियन में स्थित कंपनियों पर ही लागू होगा। यही वजह है कि डिजिटल मार्केट एक्ट को इसके समाधान के तौर पर देखा जा रहा है। इसके तहत एक ही गलती बार बार दोहराए जाने पर लगाए गए जुर्माने की रकम बढ़ती जाएगी। यदि आप बदलावों को लागू नहीं करते हैं तो जुर्माना बढ़ा दिया जाता है। यह केवल यूरोपीय यूनियन में स्थित कंपनियों पर ही लागू होगा।